डियर स्टूडेंट, हैंसन का सिद्धांत यानी सतत वृद्धि की आवश्यकताएं और इस मॉडल के अंतर्गत मैंने आपको परिचय, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गतिरोध, हैंसन के सिद्धांत का सार और उस सार का मैंने आपको विश्लेषण मैथमेटिकल कंसेप्ट के आधार पर कराया। और उसके बाद अब जो टॉपिक है वह टॉपिक है गतिरोध के घटक, यानी गतिरोध के घटक। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि गतिरोध के जो घटक हैं वह कितने घटक हैं। तो देखिए, यानी फैक्टर्स ऑफ स्टैग्नेशन। देखिए, हैंसन ने गतिरोध को प्रभावित करने वाले घटकों को बहिर्जात यानी एक्सोजीनियस एवं अंतर्जात एंडोजीनियस में विभक्त किया। यानी बहिर्जात और अंतर्जात दो पार्टों में इन्होंने जो घटक हैं उनको बांटा। उन्होंने बहिर्जात घटकों को प्रमुखता देते हुए उसके अंतर्गत तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि, नए प्रदेशों का खुलना एवं नए संसाधनों की खोज को सम्मिलित किया। अंतर्जात घटकों में एकाधिकार एवं आर्थिक शक्ति केंद्रीकरण, श्रम संघ की बढ़ती हुई शक्ति, बचतों को संस्थानीकरण, पूंजीगत परिसंपत्ति की बढ़ती हुई कीमतों को सम्मिलित किया। और सबसे पहले हम जो बहिर्जात घटक हैं उसके अंतर्गत तकनीकी प्रगति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गतिरोध को इन्होंने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक अंतर्जात और एक बहिर्जात। बहिर्जात घटक और अंतर्जात घटक। अब देखिए, बहिर्जात जो घटक है उसके अंतर्गत हम जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले तकनीकी प्रगति का अध्ययन करेंगे कि तकनीकी प्रगति बहिर्जात घटक के अंतर्गत क्या कार्य करती है। देखें, हैंसन के अनुसार तकनीकी प्रगति धीरे धीरे पूंजी बचत खोज का रूप ले लेती है। किसका? फिर से एक बार देखें कि हैंसन के अनुसार तकनीकी प्रगति धीरे धीरे पूंजी बचत खोज का रूप लेने लगती है। और हैंसन ने यह स्पष्ट किया कि 19वीं शताब्दी में नव प्रवर्तन ने विशाल नए उद्योगों का रूप लिया, जैसे रेल, लौह इस्पात, बिजली, मोटर गाड़ी आदि। इन नव प्रवर्तनों में न केवल आर्थिक संसाधनों या आर्थिक संगठनों के बल्कि निजी जीवन को भी बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप संबंधित क्षेत्रों में दीर्घ स्तरीय पूरक विनियोग किए गए, जैसे नए शहर बनाए गए, कस्बा, सिनेमाघर, ग्रामीण का विद्युतीकरण आदि इस तरह के इसके अंतर्गत काम किए गए। जबकि 20वीं शताब्दी में नव प्रवर्तन के अधीन अधिक सुधारी या अधिक सुधरी
वह परिष्कृत तकनीक सामने आई और जिससे नई और बेहतर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर आदि। इन नव प्रवर्तनों ने इस प्रकार का द्वितीयक विनियोग नहीं किया जैसा विशाल नए उद्योगों द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था। अतः तकनीकी प्रगति पर विनियोग का प्रत्युत्तर दुर्बल हुआ और एकाधिकार की वृद्धि एवं शोध के संस्थानीकरण ने नव प्रवर्तन को बाधित किया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वह है यानी बहिर्जात घटक जो है, बहिर्जात घटक। और इस घटक के अंतर्गत अभी आपने अध्ययन किया तकनीकी प्रगति, और दूसरा है बहिर्जात घटक। बहिर्जात घटक और इस बहिर्जात घटक के अंतर्गत अब हम जो अध्ययन करेंगे वह जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि, यह पॉइंट कौन सा है? दूसरा, और ये पहला। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि इस पर क्या प्रभाव डालती है यह देखना है। हैंसन के अनुसार दीर्घकालीन विनियोग एवं जनसंख्या वृद्धि में निकट का संबंध है। बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती हुई श्रम शक्ति की पूर्ति करने के साथ साथ वस्तु व सेवाओं की बढ़ती हुई मांग प्रदान करती है। यानी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तुओं के लिए के उपभोग के लिए भी साधन खुलेंगे और उत्पादन करने के लिए कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वह हैंसन के मॉडल में विशेष रूप से प्रभाव डालती है। आगे देखें, यदि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि कम हो जाती है तो प्रायः परिपक्व अवस्था में होता है, तब विनियोग गिरने लगता है तथा आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाती है और जनसंख्या में होने वाली जो कमी है वह वस्तुओं के बाजार को संकुचित यानी शॉर्ट कर देती है, संकुचित करती है, लाभ गिरते हैं व विनियोग हतोत्साहित होते हैं। आवास एवं सार्वजनिक उपभोक्ताओं की मांग कम होती है, जिनके लिए भारी विनियोग आवश्यक हैं। जनसंख्या वृद्धि के गिरने से या गिरने पर श्रम में पूंजी का अनुपात बढ़ने लगता है, जिससे पूंजी की सीमांत उत्पादकता गिरती है। अतः पूंजी संचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए तीसरा जो घटक है बहिर्जात घटक, वह है नए क्षेत्रों का, यानी थर्ड पॉइंट बहिर्जात घटक। और इस बहिर्जात घटक के अंतर्गत तीसरा जो पॉइंट है वह है नए क्षेत्रों का संकुचन। नए क्षेत्रों का संकुचन और सीमाओं का बंद होना। संकुचन व सीमाओं का बंद होना। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट है बहिर्जात का, यानी नए क्षेत्रों का संकुचन व सीमाओं का बंद होना,
इसमें देखते हैं कि क्या निष्कर्ष आते हैं। तो देखिए, आर्थिक अवरोध हमेशा नए क्षेत्रों या प्रदेशों के संकुचन से प्रभावित होते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आर्थिक जो अवरोध हैं वे नए क्षेत्रों या प्रदेशों के संकुचन से प्रभावित होते हैं। और हैंसन ने इसे फ्रंटियर के बंद होने के प्रभाव द्वारा स्पष्ट किया। फ्रंटियर के बंद होने के प्रभाव द्वारा इसे स्पष्ट किया है। तो फ्रंटियर का जो बंद होने का प्रभाव है वह मैं आगे आपके समक्ष एक चित्र बनाऊंगा, उस चित्र से समझेंगे। आगे देखिए, जिससे न केवल संसाधन खोज की दर में कमी आती है बल्कि व्यापार के क्षेत्र में या साहसिक कार्य करने की चेतना कमज़ोर पड़ती है। और जब साहसिक कार्य करने की चेतना कम पड़ती है तब क्या होता है, तो इतिहास साक्षी है किस बात का, कि जिस क्षेत्र या जिस प्रदेश में भूमि उपजाऊ थी वह प्रचुर खनिज संसाधन उपलब्ध थे, वहाँ पर दूसरे क्षेत्र प्रदेश से उतने ही उपक्रमी आए और उस क्षेत्र का तीव्र विकास संभव हुआ। 20वीं शताब्दी में नए क्षेत्रों के संकुचन से यह प्रवृत्ति अत्यंत धीमी पड़ गई। हैंसन का विचार, यानी हैंसन ने जो विचार दिया उस विचार में उन्होंने कहा कि समीकरण की सहायता से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जहाँ पर फ्रंटियर का संकुचन होना न केवल नए संसाधनों की खोज की जो दर है उसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे? के, या नए संसाधनों की खोज जिसे हमने के माना है, और के यानी द रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द रिसोर्सेज में कमी करता है, बल्कि अन्य प्रभावों या अन्य प्राचलों जो पैरामीटर्स हैं वह पैरामीटर्स क्या होंगे, तो DIA अपॉन डी के क्या होंगे, DIA अपॉन डी के। और जब डी के है तो फिर क्या होगा, एवं, चलिए मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, और आगे क्या होगा, DIA अपॉन DT, DIA अपॉन DT यानी टाइम, समय, के क्या है, कैपिटल यानी पूंजी, और एवं DIA अपॉन DL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवं DIA अपॉन DL। अब देखिए, DIA अपॉन DK एवं DIA अपॉन DT एवं DIA अपॉन DL में कमी करता है। और जब ये कमी करता है तो क्या होता है, तब साधन खोज, तकनीक की प्रगति एवं जनसंख्या की वृद्धि की जो दर हैं उस दर के में क्या होगा, उस दर में प्रत्युत्तर में कमी होती है। आगे अंतर्जात घटक अब आते हैं। अब जो घटक होंगे वह घटक होंगे अंतर्जात। चलिए यानी अंतर्जात घटक। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि अंतर्जात घटक होते क्या हैं। तो देखिए, हैंसन के अनुसार
आर्थिक अवरोध उत्पन्न होने के पीछे अंतर्जात घटक की उपस्थिति होती है। और फिर क्या करती है, जो अंतर्जात घटक से जो अभिप्राय है वह यह है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, वह है एकाधिकार में वृद्धि एवं आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी है कि श्रम संसाधनों की बढ़ती शक्ति श्रम संघ लाभों में कटौती करने के कारण बनते हैं तथा विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है ऐसे संस्थागत परिवर्तन जिनसे नव प्रवर्तन हतोत्साहित होता है, क्योंकि नव प्रवर्तन आंतरिक बचतों के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, यानी जो फाइनेंस है उसको ये पाते हैं और वित्त प्राप्त करते हैं। अतः यह पूंजी अवशोषण प्रवृत्ति होती है। तीसरी कौन सी है? पूंजी अवशोषण वाली वृद्धि। चौथा इसमें जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है पूंजीगत परिसंपत्तियों की बढ़ती हुई पूर्ति कीमत। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अंतर्जात घटक जो हैं उसमें बचतों की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है वह क्या है? तो अंतर्जात घटक और है बचतों की बढ़ती हुई क्या? बढ़ती हुई प्रवृत्ति। देखिए, जब अंतर्जात घटक के अंतर्गत बचतों की बढ़ती हुई जब प्रवृत्ति आती है तो यह इस मॉडल पर क्या प्रभाव डालती है यह समझना है। तो देखिए, हैंसन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यदि देश में बचत काफ़ी अधिक की जाती है या काफ़ी अधिक की जा रही है तो इससे सुदीर्घकालिक यानी लंबे समय तक अवरोध उत्पन्न हो सकता है। हैंसन ने माना कि नियोजित बचतों का आय के साथ बढ़ना आवश्यक है और हैंसन के अनुसार किसी एक बिंदु पर विनियोग दीर्घकालिक वृद्धि शक्तियों के कमज़ोर पड़ने के कारण गिरता है। जब ये गिरता है तो हैंसन की जो बढ़ती हुई अर्ध बेरोजगारी की प्राकृतिक या जो प्रवृत्ति है तब वह क्या करेगी? तब और अधिक सुदृढ़ होती जाती है। इसके साथ ही साथ आय में बचतों का अनुपात अधिक हो और हैंसन ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार की प्रकृति वास्तव में दिखाई देती है, जिसका कारण यह है कि बढ़ता हुआ बचतों का संस्थानीकरण है। कॉरपोरेशन लाभांशों में बांटने की अपेक्षा एवं वित्त पर अधिक आश्रित होने लगते हैं और ठीक इसी समय व्यक्तिगत बचतों का बढ़ा हुआ जो अंश है वह अंश बीमा प्रीमियम भविष्य निधि खातों की ओर प्रभावित होता है। और जब ये प्रभावित होता है तो क्या है? इसका परिणाम यह होता है कि कुल आय में बचतों का अंश समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। विचार का दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि बचतें आय में अल्पकालीन उच्चावचनों के प्रति न्यून प्रत्युत्तर रहती हैं। हैंसन के अनुसार बचतों में वृद्धि से जो विनियोग पर
भार पड़ता है। यदि आय एवं उपभोग के मध्य काफ़ी अधिक अंतर है तो क्या होगा, इसे भरने के लिए विनियोग की एक समान मात्रा वाली या समान मात्रा की आवश्यकता होती है। संपन्न देशों में विनियोग अवसरों की मात्रा में बढ़ती हुई कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है और अतः आय व उपभोग में या उपभोग के अंतराल को भूरने लायक विनियोग का इस कारण संभव नहीं है कि भूरने नहीं बल्कि भरने लायक विनियोग इस कारण संभव नहीं है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था की बचतों को अवशोषित नहीं करता। अगर वह अवशोषित कर लेता तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। दूसरा इसमें जो आता है घटक, अंतर्जात घटक के अंतर्गत पहला ये, दूसरा क्या है, दूसरा अंतर्जात घटक। और अंतर्जात घटक के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है वह है एकाधिकार की वृद्धि व शोध, एकाधिकार की वृद्धि व शोध क्या का संस्थानीकरण, शोध का संस्थानीकरण। अब देखिए एकाधिकार की प्रवृत्ति व शोध का संस्थानीकरण जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं यह देखते हैं। तो देखिए एकाधिकारी की जो वृद्धि है वह शोध का संस्थानीकरण होने से नव प्रवर्तन रुकावट का अनुभव करता है और जब नव प्रवर्तन रुकावट का अनुभव करता है तो क्या होता है, शोध पर एकाधिकारात्मक नियंत्रण होने से नव प्रवर्तन के प्रवाह एवं नई तकनीकों की प्रस्तावना में विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब विपरीत प्रभाव पड़ता है तो फिर एकाधिकारी नई तकनीक की प्रस्तावना को टालना चाहता है और जब वो टालना चाहता है तो क्या है, तब वह भूतकाल में किए गए विनियोग से अधिकाधिक प्रतिफल ले सकें, यह उसका विचार रहता है। अब देखिए आगे तीसरा जो पॉइंट आता है वह तीसरा पॉइंट है अंतर्घटक के अंतर्गत श्रम संघों का अभ्युदान, यानी थर्ड पॉइंट है अंतर्जात घटक। और इसके अंतर्गत क्या है, श्रम संसाधनों या श्रम संघों का अभ्युदय, श्रम संघों का अभ्युदय। देखिए श्रम संघों से ही आपको पता लग जाता है कि जो मजदूर हैं वह अपनी एक यूनिटी बना करके एक संगठन तैयार करते हैं और इस थर्ड अवस्था में जो श्रम संघ हैं उनका अभ्युदय शुरू हो जाता है। देखिए कैसे होता है, तो श्रम संघों के अभ्युदय के कारण भी नई खोजों को क्या करते हैं, लागू करने वाला नया विनियोग संभव नहीं बन पाता और श्रम संघ तकनीकी नव प्रवर्तन का इस कारण विरोध करते हैं कि क्यों करते हैं, क्योंकि नई विधि द्वारा उत्पादन किए जाने पर वह तकनीक या घर्षणात्मक बेकारी के शिकार बन सकते हैं, यानी उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इस स्थिति में वह लोग नई तकनीक का विरोध करना शुरू कर देते हैं। श्रम संघों के अभ्युदान से लाभ की जो मात्रा है वह मात्रा में भी कमी होती है और जिसका नए विनियोग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
अब देखिए इसके बाद चौथा पॉइंट जो आता है वह चौथा पॉइंट है अंतर्जात घटक, और इसके अंतर्गत क्या होगा, कीमतों में वृद्धि। क्या हो जाएगी, कीमतों में वृद्धि। और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो देखिए जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उन्नत विकसित देशों में मुद्रा प्रसार की प्रवृत्तियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों के जो मध्य में या उत्पादन के साधनों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, जिससे उत्पादन लागतों में तेजी से वृद्धि हो रही है और पूंजी परिसंपत्तियों की पूर्ति कीमतों में भी वृद्धि हो रही होती है या हो रही है, जिससे पूंजी की सीमांत क्षमता में ह्रास की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। उपर्युक्त अंतर्जात घटक से पूंजी संचय हतोत्साहित होता है, अतः विनियोग के अवसरों में कमी होती है और इन आर्थिक व संस्थानिक कारणों से अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने पर अवरोध की स्थिति दिखाई देती है। इसके बाद आता है स्वायत्त विनियोग फलन यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है। देखिए हैंसन के स्वायत्त विनियोग फलन के घटक दीर्घकालीन विनियोग एवं जनसंख्या वृद्धि के मध्य संबंध को सूचित करता है और जनसंख्या की वृद्धि विनियोग को दो प्रकार से प्रभावित करती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्रभावित करती है। और पहला जो पॉइंट है वह है एक बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई श्रम शक्ति उपलब्ध करती है। जब तक जनसंख्या वृद्धि पूंजी संचय के साथ तादात्म्य रखती है, तब तक क्या होता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन अन्य प्रभावों की अनुपस्थिति में स्थिर रहती है। लेकिन जब जनसंख्या की वृद्धि गिरती है तो पूंजी संचय भी अवश्य ही गिरता है, लेकिन पूंजी की सीमांत उत्पादकता नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि जब कि अन्य प्रभावों को ध्यान में न रखा जा रहा हो, तब दूसरी एक बढ़ती हुई जनसंख्या वस्तु व सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को उपलब्ध कराती है। अब देखिए, इसे समझने के लिए हम हैंसन के विश्लेषण की तार्किक प्रामाणिकता को देखते हैं कि तार्किक प्रामाणिकता क्या है, यानी लॉजिकल वैलिडिटी ऑफ द हैंसन थीसिस। देखिए, अब इसे समझने के लिए यानी हैंसन के विश्लेषण की तार्किकता, हैंसन के विश्लेषण की तार्किकता। देखिए, हैंसन के विश्लेषण की तार्किकता क्या है? तार्किकता प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण। अब इसे समझने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि जो उन्होंने लॉजिक दिया है किसका, वैलिडिटी का,
हैंसन की जो थीसिस, उन्होंने क्या लॉजिक दिया है? हैंसन के द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण अर्ध विकसित देशों में बढ़ती हुई अर्ध बेरोजगारी या अर्ध बेकारी के संदर्भ में प्रमाणिक बनता है। कैसे प्रमाणिक बनता है? यदि सरकारी नीति उदासीन हो तब आर्थिक विकास की प्रवृत्तियां इस प्रकार की होंगी। अब देखिए किस प्रकार की होंगी, इससे समझने के लिए हमें एक रेखा चित्र का निर्माण करना है। तो देखिए अब मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण करें। एस ओ एक्स वाई, और देखिए इसे बोलते हैं वाई पी, और वाई पी जो रेखा है यह संभावित आय है। क्या है? संभावित आय। नेक्स्ट जो डॉट डॉट रेखा दिखाई है यह है वाई ए। क्या है? वाई ए, और वाई ए जो रेखा है यह है वास्तविक सकल राष्ट्रीय, वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय। आगे यह आर्थिक उच्चावच की रेखा है। किसकी? आर्थिक उच्चावच। आर्थिक उच्चावच
और इसके बाद आप देखेंगे यह जो रेखा है, यह जो बिंदु है एस है। अब इसे समझना है कि यह है क्या चीज़। तो देखिए रेखा चित्र जो मैंने तैयार किया है, इस रेखा चित्र में वक्र जो वाई पी है वह क्या है, संभावित आय की प्रवृत्ति। क्या है, संभावित आय की प्रवृत्ति है। यानी जिसे ट्रेंड ऑफ पोटेंशियल इनकम बोलते हैं। अर्थात यह स्थिर कीमतों पर पूर्ण रोजगार के साथ राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति है। वक्र वाई ए वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति, जिसमें स्थिर कीमतों पर दिखाया है और इसके चारों ओर क्या होता है, आर्थिक उच्चावचन होते हैं। एक बार जब यह स्वायत्त विनियोग द्वारा सृजित आर्थिक वृद्धि की दीर्घकालीन दर में कमी आने लगती है, तब वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक उच्चावचन से प्रभावित होने लगता है तथा यह संभावित पूर्ण रोजगार सकल राष्ट्रीय उत्पाद से नीचे जा रहा है। यह राष्ट्रीय उत्पाद आय से संभावित जो आय है उससे नीचे की ओर जा रहा है। हैंसन द्वारा मुद्रा प्रसार के बिना पूर्ण रोजगार पर राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति एक सरल विचार नहीं है, क्योंकि यहाँ मुद्रा प्रसार से आशय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय एक ऐसी वृद्धि है जो पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने के पश्चात होती है। मुद्रा प्रसार की यह परिभाषा काफ़ी सरल है, लेकिन कुछ परेशानियां यह उत्पन्न करता है। और वह परेशानियां क्या हैं? तो सबसे पहले इसमें परेशानी है, यदि वाईपी वक्र पर स्थित बिंदु सकल राष्ट्रीय उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करते हैं जहां पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, तब इस प्रवृत्ति वक्र में सार्थक बिंदु नहीं होंगे। सार्थक बिंदु वहीं होंगे जो चक्रीय गति में ऊपर की ओर जाते हैं, जो चक्रीय गति में ऊपर की ओर जा रहे हैं, यही होंगे। यदि राष्ट्रीय आय प्रवृत्ति वक्र में नीचे की ओर जा रही है तो पूर्ण रोजगार विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि यदि वाईपी वक्र को पूर्ण रोजगार पर सकल राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति के द्वारा परिभाषित किया गया है, जबकि कीमतें इतनी अधिक हैं कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कर सकें, और तब यह प्रश्न होता है कि कीमतें वस्तुतः कितनी ऊंची होंगी। और जब कीमतें ऊंची होती हैं तो क्या होता है, यह भी संभव है कि पूर्ण रोजगार तब ही प्राप्त हो जाए जब कीमतें बढ़ रही हों, अर्थात निरूपित रूप से बढ़ता हुआ कीमत स्तर ही पूर्ण रोजगार को स्थापित कर सकता है। और दूसरी तरफ यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति तब आती है जबकि कीमतें काफ़ी अधिक स्थायी हों, जैसा कि 1929 में हुआ। यानी 1929
केन्स ने अपनी स्टडी में, जिसे हम तीसा की महामंदी बोलते हैं, उसमें इस चीज़ का अध्ययन हुआ। तब यह संभव है कि पूर्ण रोजगार तब ही स्थापित हो जाए जबकि कीमत स्तर गिर रहा हो। हैंसन ने पूर्ण रोजगार पर आय की वृद्धि के बारे में अधिक नहीं कहा। उनकी व्याख्या संभावित राष्ट्रीय आय की बढ़ती स्थिर या गिरती दर से अनुरूपता रखेगी, जबकि अंतराल यानी जो गैप है वह विद्यमान हो तथा बढ़ रहे हों। जब ये बढ़ रहे होते हैं उस समय क्या होगा, तो उनके अनुसार जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि के गिरते होने तथा क्षेत्रों व फ्रंटियर के समान प्रायः होने पर तकनीकी प्रगति की एक हमेशा बढ़ती हुई दर राष्ट्रीय आय को पूर्ण रोजगार से नीचे जाने से रोक सकती है। और जब यह नीचे जाने से रोक लेती है तब जनसंख्या एवं खनिज संसाधनों की पूर्ति को एक स्थिर दर पर लाने या लंबे समय तक बढ़ाया जाना संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं होता है तब हैंसन ने यह स्पष्ट किया कि उपभोग की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सरकारी क्रियाओं की अनुपस्थिति में या अनुपस्थिति होने पर या सार्वजनिक विनियोग के साथ अंतराल पाटने में समर्थ न होने पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती जाती है वैसे वैसे अर्धवेकारी बढ़ती जाती है। और जब अर्धवेकारी बढ़ती जाती है तो क्या होता है, तब यह दशा वास्तविक गतिरोध के बिना भी उत्पन्न हो सकती है, जो या तो संभावित सकल राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति रखती है या वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय की जो सरकारी हस्तक्षेप या उसकी अनुपस्थिति में संभव है। इसी कारण बेंजामिन हिंगिस, कौन, बेंजामिन हिंगिस ने हैंसन के विश्लेषण को अवरोध के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्टैग्नेशन की अपेक्षा बढ़ते हुए अर्ध विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंक्रीज अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से संबोधित किया। रेखा चित्र में एस बिंदु जो दिया है, इस बिंदु पर अवरोध उपस्थित होने की बात कही गई है, जबकि ना तो वास्तविक और न ही संभावित प्रवृत्ति इस बिंदु पर वास्तविक अवरोध को सूचित करते हैं। वस्तुतः यह वृद्धि की गिरती दर एवं बढ़ती हुई अर्ध बेकारी को सूचित करता है। अब देखिए इसकी आलोचनाएं। अब आलोचनाएं क्या हैं, तो देखिए हैंसन के सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की गई कि जनसंख्या की दीर्घकालीन जो वृद्धि है एवं उपभोग के मध्य सह संबंध इतना उच्च होता है कि एक दूसरे के लिए अधिक या कम प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार त्वरण सिद्धांत को या त्वरण सिद्धांत के तर्क को ध्यान में रखा जा सकता है, जिसके अनुसार उपयोग में होने वाली वृद्धि की दर में कमी भी विनियोग के निरपेक्ष कमी कर सकती है। हैंसन के आलोचक भी इस बात में या इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि क्या इनकार नहीं करते हैं कि एक देश जो श्रम की सीमितता के साथ विस्तार कर रहा है वहाँ जनसंख्या में वृद्धि ही पूंजी संचय की अधिक तीव्र दर को संभव बनाती है।
हैंसन की आलोचना इस बात को लेकर की गई कि जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वह अंतिम उत्पादों को बढ़ती हुई समर्थ मांग से किस प्रकार संभव है। फेलनर और टर्बोध ने, यानी एक फेलनर और एक टर्बो, दो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने यह अनुभव सिद्ध अवलोकन के आधार पर स्पष्ट किया कि विनियोग एवं जनसंख्या के मध्य संबंधों को अलग करना कठिन है। तर्क यह दिया जाता है कि जनसंख्या में होने वाली तीव्र बहिर्जात का विस्तार नहीं करती, मगर बहिर्जात का विस्तार नहीं करती, बाजार के विस्तार के लिए यह क्रय शक्ति में वृद्धि आवश्यक है। जब यह वृद्धि आवश्यक है तो क्या होता है, तो दूसरी तरफ यह भी संभव है कि जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी व्यक्तिगत आय की वृद्धि से जुड़ी है और ऐसे में कुल व्यय में कमी नहीं होगी, और जब कमी नहीं होगी तो जनसंख्या की वृद्धि सकल आय में वृद्धि कर सकती है। यदि जनसंख्या अनुकूलतम स्तर से कम है तो इसमें होने वाली वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकती है। तब जनसंख्या का आकार उत्पादन के अन्य साधनों के सापेक्ष अल्प हो, तब जनसंख्या होने वाली तीव्र वृद्धि आय व समर्थ मांग में वृद्धि कर सकती है। इसके साथ ही सुदीर्घकालिक गतिरोध करने में विकसित देशों से अर्ध विकसित देशों की ओर होने वाली विदेशी पूंजीपतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मार्टिन ब्रोफिन ब्रेनर ने इस संदर्भ में कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि सुदीर्घकालिक गतिरोध के स्थान पर सुदीर्घकालिक मुद्रा प्रसार है, जिसने पश्चिम की परिपक्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नव प्रवर्तन की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवसाय के नए क्षेत्रों के नए उपक्रमी नवीन कुशलता के साथ आते हैं तथा सरकारी हस्तक्षेप भी बढ़ता है। और जब सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता है तो आर्थिक गतिरोध को दूर करने में सरकार द्वारा मौद्रिक व प्रशुल्क उपायों का आश्रय लिया जाता है। अब देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी करें, कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे जो ये नोट्स हैं, यह नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, आप चाहें तो इन नोट्स को भी निकाल करके अपना अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।